नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करने जा रहे हैं और वो है घुटने की सूजन। हर इंसान को लाइफ में किसी न किसी टाइम पे घुटने में सूजन आती ही है और हम इस तकलीफ़ से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि घुटने की सूजन क्यों आती है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको कुछ नुस्खे ऐसे भी बताऊंगा जिससे घुटने की सूजन से आप बच सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि घुटने की सूजन के क्या कारण हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो घुटने के सूजन आने के मोटा मोटी दो कारण हो सकते हैं, एक चोट लगने के कारण और दूसरा चोट लगने के बिना। तो पहले हम बात करेंगे कि आपको घुटने में किसी तरह की चोट नहीं लगी है, उसके बावजूद भी आपको घुटने में सूजन आ गई है, तो क्या कारण हो सकते हैं। घुटने में सूजन आने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आम कारण जो होता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का अर्थ जो होता है वो होता है घुटने में घिसारा। जैसे जैसे हम चलते हैं, जैसे जैसे हमारी एजिंग प्रोसेस होती है, उसी तरह से हम घुटने का यूज़ करते हैं और घुटने जिस तरह से चलते हैं तो घुटने घिसते हैं। जिस तरह से आपकी एक कार है, उसको आप चला रहे हैं और उसमें जिस तरह से टायर चलने के साथ साथ घिस जाते हैं, जैसे आपकी जो कार है वो आपने थोड़ी चला ली तो कार का टायर घिस जाता है, ठीक उसी तरह आपके घुटने भी समय के साथ, उम्र के साथ घिसने लग जाते हैं। इसको आम भाषा में घिसारा या ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये घुटने में तकलीफ होने का सबसे आम कारण है। ये तकलीफ आम तौर पे उम्र के साथ बढ़ जाती है। तो हमने देखा है कि आम तौर पे ये तकलीफ 60 से 70 वर्ष से अधिक की उम्र में ज़्यादा मिलती है, परंतु आजकल कई बार हमें कम उम्र में भी ये तकलीफ देखने को मिल रही है। जब हमने इसके कारणों को देखा तो हमने ये देखा कि अगर आप अपने घुटनों का मिस यूज़ कर रहे हैं, उनको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप घुटने की कसरत और एक्सरसाइज बराबर नहीं कर रहे हैं, अपने घुटनों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, घुटनों पे अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, अगर आप मोटापे से पीड़ित हैं और अगर आपको डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो आपको घुटने में घिसारा होने की तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। तो इसी के साथ हमने ये देखा कि कुछ आसान से नुस्खे लेके हम घुटने में होने वाला घिसारा और घुटने में होने वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं। तो ये क्या तरीके हैं? पहला और सबसे आसान तरीका है, अगर आप अपना वज़न उतार में समर्थ हो पाते हैं, अगर आप अपना वज़न जो है 3 से 5 किलो भी कम कर पाते हैं, तो ये संभव है कि आपको घुटने में होने वाली सूजन और घुटने में होने वाले घिसारे से आप जो है उससे अच्छे से फाइट कर पाएँ और उसको कम कर पाएँ। तो सभी पेशेंट जिनको घुटने में घिसारा है, घुटने में तकलीफ़ है, हम उन सभी पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप एक अच्छा डाइट प्रोग्राम फॉलो करें, अच्छे से आप जो है अपनी डाइट को मॉडिफाई करें। और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि इसके लिए अगर आप कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट या तो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस डाइट लें। आम तौर पे हमने ये देखा है कि भारतीय डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट डाइट एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है जिसके कारण से हमारा वज़न बढ़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने डाइट में गेहूं की जो मात्रा है वो कम कर सकते हैं। आप अपने डाइट में जो है हरी सब्जियां और फल की मात्रा बढ़ा सकते हैं और कोई भी जंक फूड जिसमें चीनी, शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो, उसका जो इंटेक है वो आप कम कर सकते हैं। तो ये अगर सब काम करेंगे तो आप अपने वज़न को थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे और वज़न अगर आपका कम होगा तो आपके घुटने में घिसारा या ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना भी कम होगी। साथ ही साथ आप जो है मल्टीपल डाइट लें, थोड़ी थोड़ी डाइट ज़्यादा बांट लें, एक ही बार में बहुत सारा खाना खाने की आदत नहीं डालें, थोड़े टुकड़ों में ज़्यादा बार खाना खाएं, तो उससे भी आपका जो है वो वज़न जो है वो कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी और घुटने में घिसारा कम होगा। साथ ही साथ घुटने में
घुटने की जो कसरत है वो करना ना भूलें। घुटने की कसरत जो है वो आपके घुटने की मांसपेशियां, जो ऊपर की मांसपेशी है और जो नीचे की मांसपेशी है, उसमें एक्स्ट्रा ताकत डालती है। और अगर आप घुटने की कसरत बाकायदा करते रहेंगे तो घुटने में घिसारा होने से जो है वो आप बच सकते हैं। उसका कारण ये होता है कि आपके घुटने की मांसपेशियां जो घुटने के आगे की तरफ और घुटने के पीछे की तरफ होती हैं, वो आपकी जो घुटने का लोड है, घुटने के ऊपर जो भार पड़ रहा है, उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा खुद पे ले लेती हैं और घुटने पे जो डैमेज है वो कम होने लगता है। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अपने डाइट में, अपने खुराक में विटामिन डी और कैल्शियम का अच्छी मात्रा में सेवन करें। वेजिटेरियन डाइट में इसके जो सबसे अच्छे सोर्स हैं वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। दूध और दूध से बनी चीज़ें आप सभी तरीके से लें। साथ ही साथ आप जो है कठोर, आप जो है ग्रेन्स, आप जो है जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मूंगफली है, उनका सेवन भी कर सकते हैं। उनमें भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। केले का आप सेवन कर सकते हैं, ब्रोकोली का सेवन कर सकते हैं और बाकी जो सब्जी और फल हैं उनका सेवन भी कर सकते हैं, जिन सब चीज़ों में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। तो अगर ये सब नुस्खे आप लेते हैं तो आपको घुटने में घिसारा होने की संभावना कम से कम रहेगी। अब बात करते हैं कि अगर आपको घुटने में घिसारा होता है तो वो किस तरह से प्रेजेंट करता है, आपको क्या तकलीफ होती है। पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि घुटने में आपके सूजन रह सकती है, घुटने में दर्द रह सकता है। ये तकलीफ काम करने के साथ बढ़ती है। तो अगर आप चल रहे हैं सुबह से शाम, अगर आपने काम किया है तो ये तकलीफ और ये जो दर्द है और ये सूजन है शाम के टाइम पे बढ़ जाएगी। तो ये जो तकलीफ होती है काम के साथ बढ़ जाती है और आम तौर पे हमने देखा है कि ये शाम के टाइम, ये रात के टाइम पे ज़्यादा देखी जाती है। साथ ही साथ आपको घुटने में से आवाज़ आ सकती है। तो हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है कि घुटने में आवाज़ क्यों आती है, वो किस चीज़ का लक्षण है और उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूँगा कि हमारा वो वीडियो ज़रूर देखें जिसमें घुटने की आवाज़ क्यों आती है और उसके क्या लक्षण होते हैं और उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, घुटने में दर्द, घुटने में सूजन और घुटने में से आवाज़ आना घुटने में घिसारे होने के प्रमुख लक्षण होते हैं। ये तकलीफ अगर आपको होती है तो जैसे मैंने बताया आपको कि आप कुछ बहुत ही आसान नुस्खे वज़न कम करने का कोशिश करें, आप अपनी कसरत करने की कोशिश करें और डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो इस तकलीफ़ से आप बच सकते हैं और अगर तकलीफ़ आपको शुरू भी हो गई है तो भी आप उस तकलीफ़ को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण कारण की तरफ। दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठियावा। इसको हमारी भाषा में इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी कहते हैं। ये तकलीफ शरीर में सूजन आने के कारण होती है और कई बार इसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये एक से अधिक जोड़ों में हो सकती है। आमतौर पे गठियावाई की तकलीफ़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तकलीफ़ आपके हाथों में, पंजों में, कंधे में और कोहनी में भी हो सकती है, परंतु कई बार ये घुटनों में भी होती है। इस तकलीफ़ में घुटने में सूजन आ जाती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे जिसकी हमने बात कही है उसकी तुलना में ये सूजन आराम के साथ बढ़ती है। तो हमने ये देखा है कि जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, गठियावाई की सूजन होती है, वो सुबह के समय ज़्यादा होती है और काम करने के साथ साथ बेहतर हो जाती है। इन मरीज़ों में आपके घुटने में सूजन आ सकती है, दर्द रह सकता है और सुबह के समय मॉर्निंग स्टिफनेस रह सकती है। इसका मतलब ये होता है कि सुबह के समय आपके घुटने जाम हो जाएंगे, आपको घुटने मोड़ने और सीधे करने में तकलीफ़ होगी और आप अपना आम तौर पे जो काम आप करना चाहते हैं वो काम करने में सफल नहीं हो पाएंगे और आपको एक अकड़न सी लगेगी और बिस्तर से उठने में ख़ास तौर पे आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी। अब इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या गठियावाई कई तरीकों का हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इसका टाइप है। साथ ही साथ ये और दूसरी बीमारियां जैसे सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस,
वेस्कुलाइटिस और कई सारे सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी में भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, सीरो नेगेटिव जो आर्थराइटिस होता है वो एक तरह का वाही होता है, एक तरह का जो है वो संधिवाही होता है, परंतु इसमें अकड़न ज़्यादा आती है और ये तकलीफ़ कमर में और घुटनों में ज़्यादा होती है। तो ऐसी तकलीफ़ में आपको कमर में भी अकड़न आएगी और घुटनों में भी अकड़न आएगी। तो अगर आपके कमर में भी अकड़न है और घुटने में भी अकड़न है तो आपको बम्बूवा, जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो हो सकता है। और इसमें जो मॉर्निंग स्टिफनेस है आपके कमर में भी रहेगी और घुटने में भी रहेगी। और ये तकलीफ़ भी सुबह की टाइम जल्दी ज़्यादा होती है और टाइम के साथ साथ अगर आप एक्टिविटी करते हैं, चलते फिरते हैं, तो ये तकलीफ़ ठीक हो जाती है। इस तरह की तकलीफ़ में आप एक्टिव रहें, फिजियोथेरेपी करते रहें, एक्सरसाइज करें, एरोबिक एक्टिविटी करें, वर्कआउट करें, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो जितना आप एक्टिविटी करोगे, जितनी आप एक्सरसाइज करोगे, उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। अगर आपको संधिवा की तकलीफ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तकलीफ है या एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस की तकलीफ है, तो आप अपने डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक सर्जन से परामर्श लें। और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस आ गई हैं और वो मेडिकेशंस देके आपकी तकलीफ़ ठीक की जा सकती है। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है। एक तो जैसे मैंने बताया कि आपको अपनी एक्टिविटी बढ़ानी होगी, मूवमेंट बढ़ाना होगा, एरोबिक एक्सरसाइज और दूसरी तरह की एक्सरसाइज करनी होगी। और दूसरा, आपको इसके लिए स्पेसिफिक जो है दवाइयाँ हैं, जो DMRDs होते हैं, जिसको डिजीज़ मॉडिफाइड ड्रग्स बोलते हैं, वो आपको लेनी रहेंगी, जिससे आपकी सूजन और दर्द कम होगी और आपको तुरंत अच्छी राहत मिल सकती है। तीसरा, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो लक्षण होता है, जो तकलीफ होती है जिसके कारण से घुटने में सूजन आ सकती है, वो है गाउट। आपके शरीर में अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो भी घुटने के अंदर सूजन आ सकती है और ऐसी सूजन आने पर भी आपके घुटने में दर्द और सूजन हो सकती है। तो हमारा एक और स्पेसिफिक वीडियो है जिसमें हमने गाउट के बारे में बात करी है। और गाउट जो है, जिसमें मैंने कहा है कि आपको शरीर में यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ जाता है। ये प्रमाण अगर आपकी डाइट में प्रोटीन, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो भी ज़्यादा होने के आसार होते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप कुछ ड्रग्स लेते हैं, कुछ दवाई लेते हैं, तो भी बढ़ सकता है। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप हमारा गाउट और यूरिक एसिड वाला वीडियो ज़रूर देखें, तो उससे आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ये गाउट और यूरिक एसिड बढ़ने की तकलीफ़ क्यों होती है और किन कंडीशंस में आपको घुटने में, और ख़ास तौर पे गाउट में क्या होता है कि आपके पैरों के पंजों में जो ग्रेट टो है उसके अंदर सूजन आती है। तो वो सूजन, अगर आपके पैरों के पंजों में सूजन आ रही है और घुटने में सूजन आ रही है, तो वो गाउट का लक्षण हो सकता है। गाउट में ख़ास तौर पे ध्यान यह रखें कि ये जेंट्स में ज़्यादा कॉमन होता है लेडीज़ के तुलना में। तो अगर गाउट हम सोच रहे हैं तो वो अगर लेडीज़ हैं तो उनमें वो पॉसिबिलिटी कम रहती है। स्पेसिफिकली आप यंग एज में जो है, अगर 50 साल की कम उम्र की लेडीज़ हैं तो उसमें गाउट होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। जेंट्स हों तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ हमने कई बार देखा है कि आपके घुटने के ऊपर एक टखनी होती है, इसके ऊपर एक बरसा होता है जिसको हम प्री पटेलर बरसा बोलते हैं। और कई बार टखनी के ऊपर का जो बरसा होता है उसमें सूजन आ जाती है, उसमें भी एक कलेक्शन हो जाता है। कई बार उसमें जो है वो पानी भर जाता है, कई बार उसमें खून का बहाव बढ़ जाता है, जिसको हीमार्थ्रोसिस या तो जो ब्लड कलेक्शन इन द बरसा बोलते हैं। तो उसके कारण भी आपके घुटने में सूजन आ सकती है। परंतु ये ध्यान रखें कि ये जो सूजन होती है ये घुटने के बाहर की सूजन होती है। तो ये सूजन में आपके घुटने के मूवमेंट में तकलीफ नहीं होगी, आप घुटना मोड़ पाएंगे, सीधा कर पाएंगे और आपको घुटने के अंदर तकलीफ नहीं होगी, परंतु घुटने के बाहर की जो बरसा है उसके अंदर पानी भर जाएगा और आपको ऊपर की तरफ सुपरफिशियल लेवल पे स्वेलिंग महसूस होगी, जिसको प्री पटेलर बर्साइटिस बोलते हैं। अगर ऐसा आपको कुछ महसूस होता है तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से सलाह लें। आइडियली ऐसे केसेस में MRI कराना होता है।
आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बताना चाहूँगा कि एक एमआरआई जो है घुटने का बहुत ही अच्छा टेस्ट है और घुटने की माइनर से माइनर तकलीफ भी एमआरआई से हम लोग पकड़ सकते हैं। तो अगर आपको घुटने में सूजन है, तकलीफ है और आप उसका डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, ये जो है आपकी तकलीफ बनी हुई है, उसका आराम नहीं आ पा रहा है, आपने सब तरह की जांच, ये सब तरह का ट्रीटमेंट लेके देख चुके हैं और आराम नहीं आ रहा है, तो एक एमआरआई आपको डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कराएं। क्यों? एमआरआई कराने से आपके घुटने के अंदर अगर छोटी से छोटी तकलीफ भी होगी जो वो पकड़ में आ सकती है। कई बार घुटने के अंदर कई तरह की छोटी रसोली बन जाती है जिसको सिस्ट बोलते हैं। ये सिस्ट आगे की तरफ भी हो सकती है और पीछे की तरफ भी हो सकती है। अगर घुटने में पीछे की तरफ सिस्ट है तो उसको बेकर सिस्ट बोल सकते हैं। ये सिस्ट घुटने के पीछे की तरफ देखी जाती है और अगर आपको घुटने के अंदर बेकर सिस्ट है तो ये आप दूरबीन की एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, उससे हम इसका आराम से निदान और उपचार कर सकते हैं। तो अगर आपको घुटने के अंदर किसी भी तरह की सिस्ट बन गई है तो उसके कारण भी आपको घुटने में दर्द हो सकता है और घुटने में सूजन आ सकती है। और घुटने के अंदर कोई भी सिस्ट हो उसको हम दूरबीन की प्रोसीजर जिसको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं उससे हम उसका जो है वो सॉल्यूशन, उसका निदान और उसका उपचार कर सकते हैं। बहुत ही कम केसेस में घुटने के अंदर कोई ट्यूमर हो उसके कारण भी सूजन आ सकती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एमआरआई एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है और अगर आपके घुटने के अंदर छोटे से छोटा ट्यूमर या रसोली या सिस्ट भी होता है तो वो एमआरआई में पकड़ में आ जाता है। इसीलिए अगर आपको घुटने का ऐसा दर्द है जो लंबे टाइम से है और घुटने में ऐसी सूजन है जो लंबे टाइम से है तो हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप एक एमआरआई स्कैन जो है वो ज़रूर करा के देख लें, क्योंकि इससे जो है वो छोटी से छोटी बीमारी भी पकड़ में आ जाती है। और कई बार हम हमें एक तरह का कोई जो शॉक नहीं लगेगा और कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत बड़ी ये लास्ट स्टेज पे बीमारी पकड़ में आ रही है, तो वो ऐसे केसेस में अगर आप एमआरआई राइट टाइम पे करा लेते हैं तो वैसा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं चोट लगने के कारण घुटने में सूजन आने के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि घुटने में सूजन आने के दो महत्वपूर्ण कॉज होते हैं, कारण होते हैं। पहला चोट लगने के बिना और दूसरा है चोट लगने के कारण। अब चोट लगने के कारण घुटने में सूजन आना बहुत ही आम तकलीफ है और आजकल हम टू व्हीलर एक्सीडेंट्स के कारण, घर में हाउस होल्ड एक्सीडेंट के कारण और स्पोर्ट्स इंजरी के कारण ये तकलीफ देख रहे हैं। अगर हम चोट लगने से होने वाली तकलीफ की बात करें तो ये आम तौर पे दो तरीके की होती है। पहली, एक आपको चोट लगने का मेजर एक्सीडेंट हो सकता है जब आपको एकदम जर के साथ चोट लगा है, आपका एक्सीडेंट हुआ है और घुटने के अंदर सूजन आ गई है। और दूसरा, ये उन केसेस में हो सकता है जब आपको रिकरेंट स्मॉल ट्रॉमा हुआ है, मतलब धीरे धीरे छोटी छोटी चोट लग रही है, जो स्पोर्ट्स इंजरीज या रनर्स इंजरीज जिसको बोलते हैं, कि धीरे धीरे घुटने की चोट बढ़ रही है और आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ऐसा स्पोर्ट्स कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं या कुछ ऐसा मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं जिसके कारण से छोटी छोटी चोट घुटने में लगती रहती है और वो बढ़ के आपके घुटने को परेशान कर रही है। तो हम इन दोनों ही चीज़ों को आज कवर करेंगे। अगर आपको चोट लगने के कारण घुटने में सूजन आई है तो इसका आम तौर पे 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण, आपके घुटने में लिगामेंट में इंजरी हो सकती है। घुटने के अंदर 4 लिगामेंट होते हैं जिसको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ACL, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट PCL, MCL जिसको मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं और LCL जिसको लैटरल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं। इन चारों में से कोई भी लिगामेंट में अगर आपको इंजरी होती है तो आपको घुटने में सूजन और दर्द रह सकती है। खास तौर पे इन मरीजों में सूजन के साथ साथ घुटने में लचक भी आती है। तो अगर आपको घुटने में सूजन भी है और घुटने में लचक भी रहती है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आपको घुटने में लिगामेंट की तकलीफ है। घुटने में लिगामेंट की इंजरी जो सबसे कॉमन हम देखते हैं वो है ACL लिगामेंट इंजरी, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। ये घुटने के आगे की तरफ और घुटने की सेंटर वाला घुटने का मेन लिगामेंट होता है जिसको हम घुटने की धुरी भी बोल सकते हैं। और अगर वो टूट जाता है और अगर वो फट जाता है तो घुटना घूम सकता है, अनस्टेबल हो सकता है
और घुटने में लचक आ सकती है। इस बीमारी को, इस तकलीफ को डायग्नोस करने के लिए जैसे मैंने बताया आपको, सबसे अच्छा माध्यम MRI स्कैन है और छोटी से छोटी जो लिगामेंट में इंजरी होती है वो हम MRI से पकड़ सकते हैं। लिगामेंट इंजरी का जो ट्रीटमेंट होता है वो उसकी स्टेजिंग के हिसाब से हम गाइड करते हैं। अगर आपको अर्ली स्टेज की इंजरी है या पार्शियल इंजरी है तो उसको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से एड्रेस किया जा सकता है और हम उसमें फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। अगर लिगामेंट में इंजरी ज़्यादा है, जिसको हम कंप्लीट लिगामेंट टेयर बोलते हैं या कंप्लीट लिगामेंट रप्चर बोलते हैं, या फिर एक से ज़्यादा लिगामेंट की इंजरी आ रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, जो कि दूरबीन की मदद से की जाती है, वो काफ़ी लाभकारी सिद्ध होती है और इसकी मदद से कॉम्प्लेक्स लिगामेंट सर्जरीज को हम संपादित कर सकते हैं और जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हम ले सकते हैं। ये करने से आपका दर्द, सूजन और लचक तीनों में हमको आराम मिलता है। परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि हमारा जो रिज़ल्ट है, जो हमारा प्रोसीजर होता है और उसके बाद जो हम रिज़ल्ट हम आपको दे पा रहे हैं, वो रिज़ल्ट आपके इंजरी के ड्यूरेशन से सीधे सीधे रिलेटेड होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर आपको चोट लगी है और आपने चोट लगने के कुछ दिनों के अंदर, महीने 2 महीने के अंदर में प्रोसीजर करवा लिया है, तो अच्छा रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिसगाइड हो जाते हैं और काफ़ी दिनों के बाद ये सर्जरी कराने हमारे पास आते हैं, तो उन पेशेंट्स में ऑलरेडी घुटने के अंदर का घिसारा, घुटने के अंदर का डैमेज, कॉन्डल लीजन आना शुरू हो जाता है और उन मरीजों में कई बार पूरी रिकवरी इस सर्जरी से नहीं आ पाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपको लिगामेंट की तकलीफ है और लिगामेंट पूरी तरह से फट गया है तो लिगामेंट सर्जरी कराने में डिले ना करें। लिगामेंट की सर्जरी कभी भी इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती है, आप इसको प्लान कर सकते हो, परंतु आपको ये सर्जरी अननेसेसरी लंबे टाइम के लिए डिले नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो सबसे कॉमन कारण होता है चोट लगने के कारण, जिसके बाद घुटने के अंदर सूजन आ सकती है, वो है गादी की चोट या गादी की इंजरी, जिसको हम मेनिस्कस टेयर भी बोलते हैं। अब गादी क्या होती है? घुटने के अंदर 2 गादी होती है जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। आपने देखा होगा आपके 2 व्हीलर में या तो कार में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं जो गाड़ी में होने वाले शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमारे घुटने में 2 गादी होती है, एक अंदर की तरफ जिसको मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं और एक बाहर की तरफ जिसको लैटरल मेनिस्कस बोलते हैं। और ये जो गादी होती है आपके घुटने पे होने वाला लोड या घुटने पे पड़ने वाला लोड एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको जो है अपने अंदर समाहित कर लेती है। और अगर गादी में चोट होती है या गादी में किसी तरह की इंजरी होती है तो बॉडी की ये शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और घुटने में दर्द और सूजन आ सकती है। अब गादी की जो इंजरी होती है वो कई तरीके की होती है, अपने आप में वो उसके कई सारे तरह के टीयर पैटर्न्स डिस्क्राइब हैं। उसके ऊपर हमारा एक डिफरेंट वीडियो है और मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो देखें और उसको समझें। परंतु समझने की बात यह है कि जो गादी होती है, अगर उस गादी में कंप्लीट टेयर है या ग्रेड 3 टेयर है, अगर आपके MRI में गादी के अंदर ग्रेड 3 टेयर आ रहा है तो उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो अंदर घुटने के अंदर का डैमेज, दर्द और सूजन धीरे धीरे बढ़ेगा और आपके घुटने में घिसारा बढ़ सकता है। अगर घुटने की गादी में तकलीफ है तो आपको क्या लक्षण आएंगे? आपको घुटने में दर्द और घुटने में सूजन तो आ ही सकती है, परंतु एक स्पेसिफिक कंप्लेन जो इसमें बहुत ही आम हम देखते हैं और बहुत ही कॉमन देखते हैं, उसको बोलते हैं हम लॉकिंग। और लॉकिंग की तकलीफ जो है वो घुटने की गादी की तकलीफ के साथ एसोसिएटेड है। अब लॉकिंग का क्या अर्थ होता है? कई बार पेशेंट बोलते हैं कि हमारा जो घुटना है वो एक पोजीशन में अटक जाता है, उसके बाद ना सीधा होता है और ना मुड़ता है।
इसको हम लॉकिंग बोलते हैं या क्लासिकल लॉकिंग बोलते हैं। कई पेशेंट्स इस क्लासिकल लॉकिंग की हिस्ट्री देते हैं, परंतु कई पेशेंट्स ऐसी स्पेसिफिक हिस्ट्री नहीं देते हैं, परंतु ये हिस्ट्री देते हैं कि हम अपने घुटने को, जो जिस घुटने में चोट है, जिस घुटने में इंजरी है, उसको पूरा सीधा नहीं कर पा रहे हैं जितना सीधा हम दूसरे घुटने को कर पा रहे हैं। तो ये भी एक तरह की लॉकिंग होती है। इसमें क्या होता है कि आपका घुटना जो है एक पॉइंट पे मुड़ा रहता है और पूरा सीधा नहीं हो पाता है। अब लॉकिंग जो है वो भी बहुत तरीके की होती है। कई बार ये एक एपिसोडिक लॉकिंग होती है, मतलब कभी कभी देखने को मिलती है, और कई बार लॉकिंग हर बार घुटना मोड़ने और सीधा करने पे मिलती है हमको। तो इसी कारण से अगर आपके घुटने में लॉकिंग हो रही है तो ये एक मेनिस्कस इंजरी का द्योतक है, और आपको अपने घुटने का एक MRI स्कैन करा के जो है वो देखना चाहिए कि आपकी गादी में कोई इंजरी है कि नहीं। अगर आपके MRI में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 MRI मेनिस्कस इंजरी आ रही है तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है और आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छे से फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करेंगे तो ये तकलीफ ठीक हो जाएगी। इस पे हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है जिसको MRI फीचर्स इन मेनिस्कस इंजरी या तो ग्रेड 1 इंजरी या ग्रेड 2 इंजरी इन मेनिस्कस इंजरी कहते हैं, और मैं आप सब लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप वो वीडियो देखें, क्योंकि उस वीडियो से आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मेनिस्कस इंजरी कब इतनी सिग्निफिकेंट होती है कि उसका प्रोसीजर या उसका आर्थ्रोस्कोपी करनी पड़े। अर्ली मेनिस्कस इंजरी, जिसको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 मेनिस्कस इंजरी बोलते हैं, उसमें आर्थ्रोस्कोपी या प्रोसीजर की ज़रूरत आमतौर पे नहीं होती है, परंतु सीवियर मेनिस्कस इंजरी, जिसको ग्रेड 3 मेनिस्कस इंजरी बोलते हैं, उसमें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत होती है, और वो करके आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं। अब मैं आता हूँ ट्रॉमेटिक थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज के बारे में। चोट लगने के कारण कई बार ऐसा होता है कि आपके घुटने के अंदर की जो कार्टिलेज होती है, ऊपर की जो सरफेस होती है, वो सरफेस ही उखड़ जाती है, जिसको हम कॉन्ड्रल इंजरी या तो फिर कार्टिलेज इंजरी बोलते हैं। ये कॉन्ड्रल इंजरी या कार्टिलेज इंजरी भी कई बार घुटने के अंदर सूजन दे सकती है। अब इस तकलीफ में क्या होता है कि आपके घुटने के अंदर की जो कार्टिलेज है, जिसको स्मूथ सतह बोलते हैं, वो सतह उखड़ जाती है। तभी कभी ये सतह थोड़ी उखड़ जाती है, कभी ये खुरदरी हो जाती है, और तब कभी कभी पूरी उखड़ जाती है और घुटने के अंदर एक लूज बॉडी की तरह बन जाती है। तो लूज बॉडी क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आपके आंख के अंदर एक कंकर गिर जाता है, और छोटा सा कंकर भी होगा जो बहुत ही 1 या 2 मिलीमीटर का भी होगा, तो भी आपके आंखों को कितना ज़्यादा इरिटेट करता है। ठीक उसी तरह अगर इस आपके जो कार्टिलेज है उसका एक छोटा सा पीस उखड़ के आपके घुटने के अंदर एक फ्री लूज बॉडी की तरह घूम रहा है, तो वो भी आपके घुटने को उसी तरह से इरिटेट करता है, और जिस तरह से आंख में से पानी आने लग जाता है, उसी तरह घुटने में भी पानी बनने लग जाता है और घुटने में सूजन आ जाती है। तो इसको घुटने में एफ्यूजन आना कहते हैं, और ये एक लूज बॉडी का एक आमतौर पे लक्षण होता है। तो चोट लगने के कारण अगर आपके घुटने में किसी भी तरह की लूज बॉडी बन गई है, तो उस लूज बॉडी के रेस्पॉन्स में बॉडी एक फ्लूइड या तो पानी सिक्रीट करता है, जिसके कारण से आपके घुटने में सूजन आ सकती है। जैसे मैंने बताया पहले की तरह, ऐसे केसेस में भी सबसे अच्छा जो आपका डायग्नोस्टिक मॉडलिटी है वो है MRI, और अगर आप MRI कराएंगे तो आप ये पता कर सकते हैं कि आपके घुटने के अंदर से कोई लूज पीस तो नहीं हो गया है, या आपका कार्टिलेज का कोई टुकड़ा खिर तो नहीं गया है। अगर आपके कार्टिलेज के अंदर कोई तकलीफ है और एक लोकलाइज्ड हिस्सा निकल गया है, बाहर आ गया है, तो इसको कई नामों से हम संबोधित करते हैं, जैसे ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट, ऑस्टियोकॉन्ड्रल इंजरी, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस, या फिर लूज बॉडी, या फिर आमतौर पे इसको आम भाषा में कॉन्ड्रल इंजरी या कार्टिलेज इंजरी भी कह सकते हैं। अगर आपको सिग्निफिकेंट इस तरह की इंजरी आती है तो भी दूरबीन की पद्धति, जिसको हम आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक बोलते हैं या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, उसके द्वारा आपको बहुत ही अच्छा आराम दिया जा सकता है। इस प्रोसीजर को आर्थ्रोस्कोपिक
कॉन्ड्रोप्लास्टी या आर्थ्रोस्कोपिक लूज बॉडी रिमूवल बोलते हैं। और ये एक रामबाण प्रोसीजर है, क्योंकि जैसे ही वो लूज बॉडी को, जैसे ही उस लूज फ्रैगमेंट को हम घुटने के अंदर से बाहर निकाल देते हैं, आपके अंदर की जो दर्द और सूजन होती है वो निकल जाती है और आपको आराम आ जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो वो डिफेक्ट होता है जहां से वो लूज बॉडी निकल गई है, उसको भी हम काफ़ी अच्छी तरह से एड्रेस कर सकते हैं। तो जो डिफेक्ट हो गया है उसके लिए भी हम कई सारे एडवांस्ड आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसको हम कॉन्ड्रोप्लास्टी, माइक्रोफ्रैक्चर, ओट्स प्रोसीजर और स्टेम सेल प्रोसीजर बोलते हैं। तो वो जो डिफेक्ट हो गया है उस डिफेक्ट को भी हम एड्रेस कर सकते हैं। तो न सिर्फ हम वो लूज बॉडी को हटा सकते हैं दूरबीन के द्वारा, अपितु हम जो आपके जहाँ डिफेक्ट हो गया है, जहाँ से लूज बॉडी निकली है, उस डिफेक्ट को भी हम कई सारी एडवांस्ड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके एड्रेस कर सकते हैं, जिसके बहुत ही अच्छे और बहुत ही आपको कंक्रीट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि इसके रिलेटेड हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, तो वो आप वीडियो देखें और उस चीज़ को समझें। ये अपने आप में एक अलग डिसिप्लिन बन गया है और ये डिसिप्लिन एक ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी या तो फिर सब स्पेशलिटी की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं रिकरेंट ट्रॉमा के कारण या बार बार चोट लगने के कारण इंजरी होने के बारे में। कई बार हमने देखा है कि स्पोर्ट्स पर्सन में, एथलीट्स में, डांसर्स में और रनर्स में और स्पेसिफिकली लेबर्स में रिपीटेड काम करने के कारण इंजरीज होती हैं। इन इंजरीज को जंपर्स नी, रनर्स नी भी कहते हैं। ये भी घुटने में दर्द और सूजन आने का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इनको हमारी भाषा में टेंडिनोपैथी या टेंडिनाइटिस भी कहते हैं। अगर आप एक ही एक एक्टिविटी बार बार कर रहे हैं और वो एक्टिविटी अगर आप बार बार करते रहेंगे तो आपके घुटने के अंदर सूजन और दर्द आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको दर्द और सूजन रह सकता है। टेंडिनाइटिस और टेंडिनोपैथी और इस तरह के जंपर्स और रनर्स नी के सिंड्रोम्स आमतौर पे उन पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं जो एक फिक्स एक्टिविटी बार बार ज़्यादा रिपीटेशंस में करते हैं। तो ऐसे मरीज़ों में एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस, आपकी एक्सरसाइज, आपकी एक्टिविटी और आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का मॉडिफिकेशंस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि इन सभी तरीके के मरीज़ों में आप एक्टिविटी सुपरवाइज करें, एक अच्छे कोच या अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में करें। और इस तरह की एक्टिविटी अगर आप लगातार सुपरवाइज्ड तरीके से करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो ये बीमारियां और ये सूजन और ये तकलीफ होने का जो चांस है वो आपका कम हो जाएगा। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपको आराम नहीं पड़ता है तो इन मरीजों में भी जिस तरह से मैंने बताया कि एक एमआरआई बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम अच्छा डायग्नोसिस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आमतौर पे ऐसे मरीजों में हम अच्छी फिजियोथेरेपी और अच्छा रिहेबिलिटेशन करके काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स ला सकते हैं। इन मरीजों में ऑपरेशन की या सर्जरी की रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है। सेलेक्टेड केसेस में हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसको पीआरपी बोलते हैं, वो देके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अपने आप में एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके द्वारा इस तरह की रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज या स्ट्रेस इंजरीज को हम ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ही कम केसेस में हमें आर्थ्रोस्कोपिक या कुछ और टेक्निक से इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है और आप इनमें से किसी भी तकलीफ के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।